हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। बेटा देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो हमारे जो पूरा लाइफ प्रोसेस है उनके 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बेटा? 4 पार्ट हैं, जिसमें से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर अप कर लिया है। किसको कवर कर लिया है? हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर अप कर लिया है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हम लोगों का। ठीक, अब इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है बेटा? रेस्पिरेशन। कौन सा आता है बेटा? रेस्पिरेशन। और इस वीडियो में हम लोग जो है पूरा जो है रेस्पिरेशन के जितने टाइप्स होते हैं और जो भी रेस्पिरेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होती है, वो सभी हम लोग जो है इस वीडियो में बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लूं, रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीथिंग क्या है? ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा ब्रीथिंग की, ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग की, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग हमारी क्या है बेटा? ब्रीथिंग में हमारे 2 प्रोसेस आते हैं। एक हमारा आता है इनहेलेशन, ठीक है, एक हमारा आता है इनहेलेशन और एक हमारा होता है बेटा एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम जो एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारी, उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मतलब जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको इनटेक करते हैं। क्लियर? और एक्सहेलेशन में क्या होता है? फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से क्या करते हैं? जो हमारी फुल एयर है उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सहेल करते हैं। ठीक है, EXHAL। क्लियर होगी बात? तो ये हमारी किसकी प्रोसेस है बेटा? ब्रीथिंग की। बट मैं बात करूं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? तो जब रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं तो वो यहां पर क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में क्या होता है? अब मैं आपसे पूछूं, बताइए बेटा, आप सभी लोग खाना खाते हैं? सही सी बात है, खाना खाते हैं, हम सब खाते हैं। ठीक है, आप भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हमारी अर्थ के ऊपर हैं, दे रिक्वायर न्यूट्रिशन। ये मैंने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया। बट अगर हम आपसे पूछें कि हमें जो है न्यूट्रिशन की जरूरत किस लिए है, तो बेटा आपका आंसर आएगा सर एनर्जी के लिए। तो एनर्जी क्या होती है, अब हम आपसे पूछें तो अगर हम लोग बात करें बेटा रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन से हमको एक चीज मिलती है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, अभी बहुत ध्यान से हम लोग यहां बताएंगे, ये सिर्फ जनरल बता रहा हूं। जब ग्लूकोज हमारा क्या करता है बेटा? ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक होता है तो वो हमारे एटीपी का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है बेटा? एटीपी बनाता है। और ये एटीपी जो होती है, ये हमारी क्या होती है बेटा? इस एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा कौन सा होता है? तो वो होता है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, तो यहां पर ये क्या होता है? दिस इज अवर एनर्जी करेंसी। ये हमारी क्या है? ये हमारी एक प्रकार की एनर्जी करेंसी होती है। अब एनर्जी करेंसी क्या होती है? मतलब हम अगर बोल रहे हैं, आप अगर बोल रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सपोज दैट एक पर्सन है, ठीक है, वो यहां से एक पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक क्या करता है? एक डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर वो यहां से यहां तक जा रहा है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एनर्जी हमको कहां से मिलती है बेटा? एटीपी से। और इसीलिए एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें समझ में आ गया कि हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। तो न्यूट्रिशन हमको चाहिए ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है? एटीपी। और ये एटीपी, अब ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? क्वेश्चन यहां पर है, ये ऑक्सीजन कहां से आती है? तो ये ऑक्सीजन हमारी आती है बेटा किससे? हमारी ब्रीथिंग की प्रोसेस से। किससे आती है? ब्रीथिंग की प्रोसेस से। और जब ये ब्रीथिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वो क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, और वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें बेटा। किसकी बात कर लें? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जब लोग बात करते हैं तो बेटा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। कितने प्रकार के बेटा रेस्पिरेशन है? तो 2 प्रकार के रेस्पिरेशन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉरी, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन,
ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की मैं बात करूं बेटा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं? दो प्रकार के रेस्पिरेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। पहला लिखा हुआ है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या लिखा हुआ है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मैं याद करना बता दूंगा आप लोगों को, वर्ड से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्ड से आप लोगों को डेफिनेशन याद हो जाएगी। ये क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज अवर एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत ध्यान से बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ है? एरोबिक। क्या लिखा हुआ है? एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है? देखिए अगर इसको थोड़ा सा वर्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा एयर। क्या लिखा हुआ है? एयर। और आप सभी को पता है एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है? एयर पाई जाती है। और एटमॉस्फेयर में हमारी क्या पाई जाती है? एयर के साथ में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ऑक्सीजन। जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर हमारा क्या कहलाती है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी बॉडी कौन से प्रकार का, मतलब विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? कई बार क्वेश्चन पेपर में आ गया है और बच्चे इस चीज का आंसर दे देते हैं, सर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? एरोबिक। क्योंकि सभी ने पढ़ा दिया है कि भाई ऑक्सीजन यूज होता है हमारी बॉडी में और ऑक्सीजन ही हमारे लिए जो है रेस्पिरेटरी गैस है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हमारी बॉडी में होता है। अब क्वेश्चन तुरंत आ गया होगा हमारे माइंड में, सर हमने अभी तक तो जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ रखा है, लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है हमारी बॉडी में? तो बच्चा हम आपको बता दें, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमारी कहां पर होता है? तो दिस हमारी मसल्स में होता है। किसमें होता है बेटा? मसल्स में होता है। आप लोग देखते होंगे बेटा, जब हम लोगों की बॉडी में जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं? हैवी एक्सरसाइज, मतलब बिल्कुल जिम कर रहे डालना है ना, बिल्कुल। अब जब हम लोग जिम करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे बाइसेप्स, तो जब हम लोग बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये देखिए मसल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जब मसल्स हमारी मूव करती हैं, तो जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, भाई लगातार क्या होता है? हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, लेकिन एकदम से जब कमी पूरी हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन उतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में जो हमारी मसल्स होती हैं वो क्या करती है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। क्लियर होगी बात? जिससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म्ड होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है बेटा? मसल्स में होता है। अगर मैं और बात करूं और कहां पर होता है, तो बेटा ये हमारी जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी होता है। क्लियर होगी बात? फिर मैं बात करूं, एरोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसके डिफरेंस की मैं बात करता हूं, ठीक है। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, बहुत बार जो हमारे बोर्ड के पेपर में आ चुका है, द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं एनारोबिक और एरोबिक के बीच का डिफरेंस, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन है, दिस इज अवर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पर आर नहीं लिखा हुआ है बेटा, लिख लीजिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन है और यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारा किस में होता है बेटा? तो वो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है बात। दूसरी बात लिखिए, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मार्क द वर्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी वहां पर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जब लोग फर्मेंटेशन, जो एथेनॉल आती है, देखिए हमारे 2 प्रकार के अल्कोहल आप लोगों ने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। एक होता है मेथनॉल, एक होता है एथेनॉल। एक मिनट रुकिए सर। हाँ तो बेटा यहां पर हम लोगों ने अभी बात करी बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, और बहुत बार हमारा ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन में। हमने तुमको बताया था, यहां पर देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सही लिखा हुआ है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा वो किसमें होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मार्क द वर्ड, क्या लिखा हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होगा वही हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी वहां पर हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सर हमारे 2 प्रकार के एथेनॉल, हमने 2 मल्टीपल टाइप्स के भी होते हैं, लेकिन हम लोग ने जनरली जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है एथेनॉल। क्या पढ़ा हुआ है? एथेनॉल, है ना, C2H5OH, ठीक है। तो जो एथेनॉल होता है ये हमारा क्या होता है? शराब होती है जो ड्रिंकेबल हम लोग पीते हैं,
क्लियर होगी बात। तो ये हमारा क्या है, वहां ये जो एथेनॉल का जो फॉर्मेशन होता है ये किसकी वजह से होता है बेटा, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्लियर होगी बात। फिर मैंने बोला इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होगा, मतलब जो फाइनल जो हमारी रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, मोर एनर्जी इज रिलीज। अब यहां पर मोर एनर्जी लिखा हो, लेकिन कितनी एनर्जी बनेगी, तो यहां 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी हमारी मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूं हमारे एनारोबिक में तो यहां 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगी। देखिए, लेकिन लेस एनर्जी इज रिलीज, लेस का मतलब यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस। ठीक है, यहां पर केवल 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी मिलेगी, यहां पर 38 एटीपी मिल रही है। क्लियर होगी बात। फिर मैं बात करूं यहां पर बेटा टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब थोड़ा सा क्लास 11th में मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसको और ज्यादा डिटेल में लेकर के जाएंगे। तो यहां पर जो ये जो पूरी हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये पूरी एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हमारी क्रेब्स साइकिल हमारी चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस चलती है हमारी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जहां पर हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड बनती है, और क्रेब्स साइकिल में जाकर के वो जो पायरुविक एसिड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी एटीपी के मॉलिक्यूल में। लेकिन यहाँ पर 10th में है तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कहां पर होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ इसी वजह से तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर होगी बात। क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एनर्जी। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ गया है, तो साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस से बनता हमारा क्या बेटा, पायरुविक एसिड। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, देखो यहां पर जो ग्लूकोज होता है बेटा, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है हमारा किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है बेटा ये हमारी होती है साइटोप्लाज्म में। किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। अच्छा, साइटोप्लाज्म सभी लोग जानते हैं ना, सपोज दैट इट इज आवर सेल, और ये सेल के बीच में सेंट्रली लोकेटेड हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन प्लांट में सेंट्रली लोकेटेड नहीं होता है क्योंकि उसमें वैक्यूल पाया जाता है। इसके अराउंड में जो फ्लूइड पाया जाता है यहाँ पर, वही हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करूं, पायरुविक एसिड से हमारा क्या बनता है बेटा, एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एटीपी, सॉरी। ठीक है, और ये जो एटीपी है बेटा ये कहां पर बनेगी, तो ये बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां बनेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर होगी बात। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मोर एनर्जी इज रिलीज, लेस एनर्जी इज रिलीज, टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, टेक्स प्लेस इन ओनली साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो होता है केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही होगा। क्लियर होगी बात। फिर लिखा हुआ है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। मैंने बताया यहां पर जो हमारा ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन यहां पर मान लीजिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, मतलब यहां पर पूरी तरीके से जो ग्लूकोज है वो ब्रेक नहीं हो पाता, इसीलिए यहां पर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और यहां पर एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ इट अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया। मैंने बताया ना जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटा वो कुछ हमारी स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होती हैं, ईस्ट में होता है। ठीक है, सर्टेन टिश्यू, मैंने बताया बॉडी का टिश्यू जैसे मसल्स में होती है हमारी। ठीक है, ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आप सभी लोग दौड़ते हैं, ठीक है, और दौड़ने के बाद में आप लोगों को आ जाते हैं क्रैम्प्स। ठीक है, कई बार क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स एकदम से सिकुड़ करके रह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में होता क्या बेटा, जब मसल्स हमारी बिल्कुल से कॉन्ट्रैक्ट, हैवी एक्सरसाइज, बहुत लोग कभी जिम वगैरह जाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में कभी जो मसल्स होती है वो हमारी पंप हो जाती है बिल्कुल, है ना। तो हमारे जो जिम फ्रीक होते हैं वो कहते हैं हमारी मसल्स बन रही, मसल्स नहीं बन रही होती, वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और जब कभी एकदम से ज्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड का। और जब ऐसे ही लैक्टिक एसिड बनती है वहां पर क्रैम्प्स आ जाते हैं और बहुत तेजी से वहां पर दर्द उठता है फिर, लेकिन वो काफी समय के बाद में उसमें सिकाई कर करके जो है इसको सही भी करा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो क्रैम्प्स आते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से आते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा होता है। क्लियर होगी बात। यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए, इन ह्यूमन ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। मैंने बताया ना हैवी एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, व्हेन द
डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द सप्लाई, मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली इन सम टिश्यू टाइम। मैंने बताया ना, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, देखिए बहुत ध्यान से। फिर 7th बात यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन में, इक्वेशन देख लीजिए, इसकी जो रिएक्शन है बेटा, मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। मैंने बताया देखिए ग्लूकोज से क्या बना हमारा, पायरुवेट, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी। क्लियर होगी बात। फिर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर इक्वेशन में क्या है, अब ये देखिए ईस्ट में अलग होता है। ईस्ट में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, देखिए एथेनॉल, क्या बना हमारा, एथेनॉल। अभी मैंने ऊपर वाली क्लास में बताया, मतलब ऊपर ही स्लाइड में बताई कि एथेनॉल बनेगी और वो एथेनॉल हमारी क्या होगी बेटा, हमारी पीने योग्य शराब होती है। और वाटर एनर्जी, ठीक है। इन मसल्स में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज, पायरुवेट, लैक्टिक एसिड। अभी मैंने बताया लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी मसल्स में। क्लियर होगी बात। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इन सभी को जो है आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। और ये इक्वेशन आपको लर्न होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली जो है हमारे क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। क्लियर होगी बात। आई होप एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस सारा समझ में आ गया होगा और बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। बिल्कुल बता रहा हूं ना, बिल्कुल चुटकियों पे बायोलॉजी खत्म करूंगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेस से उठाएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब देखिए बेटा, यहां पर लिखा हुआ है सम कॉमन फीचर्स फॉर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, जैसे लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है भाई, जितना ज्यादा लार्ज सरफेस होगा, देखिए फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब लार्ज सरफेस एरिया, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है। ये हमारी एल्वलाई है, क्या है ये हमारी एल्वलाई। थोड़ा सा इसको और अच्छा बना दें, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हमारी एल्वलाई। आप कहोगे सर एल्वलाई क्या है, अभी थोड़ा सा आगे डायग्राम बनाएंगे उसमें बताएंगे। ये एल्वलाई के नीचे से ब्लड कैपिलरी, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। यहाँ से हमारा इम्प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब यहाँ पर कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दिस इज अवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, ज्यादा है। क्या है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ बेटा, डिफ्यूजन। क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, हायर क्या होता है, हायर पार्शियल प्रेशर। मैंने क्या बोला, हायर पार्शियल प्रेशर से जो मूवमेंट होता है लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। कहां पर बेटा, लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ। वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन या फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, है ना, यही हमारा डिफ्यूजन कहलाता है। अब यहाँ पर भाई कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या है भाई, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि एल्वोलाई के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर क्या होता है, एल्वोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और हमारी कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, तो यहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब यहां पर बात यह समझाई गई कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया का मतलब यहां पर क्या है, हमारा जो लार्ज सरफेस एरिया है, यहां पर लार्ज सरफेस एरिया से हमारा ये मतलब है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लार्ज सरफेस एरिया का मतलब जितना ज्यादा बड़ा ये वाला एरिया होगा उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। क्लियर होगी बात। तो यहां पे लिखा है फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। क्लियर होगी बात, आई होप समझ में आ गया होगा। थिन परमिएबल वॉल्स, मतलब ये वाली जो वॉल है, ये वाली है ना, तो ये कैसी होनी चाहिए बेटा, थिन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। और परमिएबल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह में गैसेस का मूवमेंट करा सके। क्लियर होगी बात। तो थिन परमिएबल वॉल्स होनी चाहिए टू एंश्योर इजी डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब जिससे हमारा जो डिफ्यूजन है वो आसानी से हो सके। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर यहां पर ये लेयर ही मोटी हो गई, ठीक है, अब तुमको बताते हैं एक डिजीज होती है, वो डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, निमोनिया। क्या बोलते हैं, निमोनिया। आप जब आ ही गए हो तो थोड़ा सा बिल्कुल कायदे समझेंगे, है ना। एक डिजीज होती है निमोनिया, और निमोनिया किससे होती है, तो हमारी एक बेटा हमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होती है। क्या होती है, बैक्टीरिया। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। और उस डिजीज में होता क्या है, जब निमोनिया किसी को हो जाती है तो जो बैक्टीरिया होती है वो आकर के यहां पर क्या हो जाती है, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूं, यहां पर आकर के इस तरह से डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है,
और डिपॉजिट होने के बाद में वो हमारे एल्वोलाई को डैमेज करती है। जब एल्वोलाई डैमेज होती है तो यहाँ पर थिक लेयर ऑफ म्यूकस जम जाता है। क्या जम जाता है? थिक लेयर ऑफ म्यूकस जम जाता है। जब भाई यहां पर क्या हो गया, अभी तक ये कैसी थी? थिन थी, अब ये कैसी हो गई? थिक हो गई। थिक होने का मतलब ये है बेटा कि जब ये थिक हो जाएगी, यहां पर एक म्यूकस की मेम्ब्रेन आ गई यहां से यहां तक का, तो जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? गैसेस का वो कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो थिन परमेएबल वॉल्स होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? फिर यहां पर लिखा हुआ है टू एंश्योर इजी डिफ्यूजन, जिससे डिफ्यूजन जो है आसान हो जाए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी आसानी से हो जाए। एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, मतलब यहां पर ब्लड की सप्लाई भी अच्छी होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, ठीक है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मतलब यहां पर जो हमने एल्वोलाई अभी आप लोगों की इस तरह से बनाई थी, तो इसमें खूब सारी, सॉरी ये हमने बताया, तो यहां पर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वो ज्यादा से ज्यादा इसके टच में रहनी चाहिए, जिससे अच्छे से हमारा भाई हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम होता है वही हमारा क्या होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है वो ब्लड है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैस हो गए, हार्मोन हो गए, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गए, इन सभी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ इसकी बात हो गई। फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ पर एक्सचेंजेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे होता है ना गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर भी प्रोसेस किस प्रोसेस से होगा? डिफ्यूजन। आप एक चीज हमेशा याद रख लीजिए कि जो भी हमारी बॉडी में हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी में हो, अगर किसी भी चीज का हमारा क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ही होगा या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। क्लियर होगी बात? हैंड्स अप करिए। फिर चलिए आगे। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। अच्छा, किसके, ये जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ये दो बार हो गया, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? अब सपोज करिए हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें जो एयर है, हमने बताया तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो नियर अबाउट 21% होती है। ठीक है, कितनी होती है बेटा? 21% होती है। अब ये जो 21% है तो इसका मतलब इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए तो हमारा ऑक्सीजन एक्सेप्ट हो रहा है। क्लियर होगी बात? और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू करूं तो ये कितनी है? 0.03%। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर कम है, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है, तो बाहर निकल जाएगी। क्लियर होगी बात? क्रिस्टल क्लियर करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब ये भी डिपेंड करता है कि प्लांट को क्या रिक्वायर्ड हो रहा है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब डे टाइम की बात करें, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और अच्छा, मैंने बहुत गजब की स्लाइड बनवाई है। डे टाइम में क्या लिखा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब जब रेस्पिरेशन दिन के समय में होता है जो हमारे प्लांट्स में, तो उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलती है, यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। जब भाई दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होगी, और आप सभी ने फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। किसमें होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? हमारे ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। इन सबको बैलेंस कर लो फटाफट। ठीक है, सबके आगे 6 लगा करके। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रहा है बेटा? ऑक्सीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज करता है डे में। ठीक है, और ऑक्सीजन, देयरफॉर ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या होती है? रिलीज होती है। क्लियर होगी बात? आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने एक क्वेश्चन लिख करके इसलिए बता दी। विच इज अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। दिन के समय वो बहुत बड़ा कार्य होता है। अगर प्लांट हमारे रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसीलिए बोल रहे हैं बेटा, भाई सीधी सी बात है, आप बहुत ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं मजा आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिखा? इतनी बड़ी हमारी अर्थ, ठीक ठीक है, अर्थ को छू, थोड़ा सा और समझो। हमारा सपोज कर लीजिए ये हमारा क्या है बेटा? इट इज अवर इंडिया। ये हमारी क्या है? इंडिया है। अब आपको पता है इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? हमारा एरिया, हमारे इंडिया का। अब इसी में बेटा क्या होता है? बिल्डिंग है, इसी में रोड है, और इसी में हमारा क्या है बेटा? एग्रीकल्चर होता है। इसी में क्या होता है?
एग्रीकल्चर होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब धीरे धीरे, अब आपको पता है क्या होगा बेटा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जैसे ही हमारी पूरी कंट्री में जो है क्या बढ़ने लगेगा बेटा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पर क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड होगी, कम होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी कमी हो रही है, प्लांट्स की कमी होने लगेगी। जैसे ही यहाँ पर प्लांट कम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसीलिए जो है बेटा बोला जा रहा है, अगर हमको अपनी अर्थ को बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना है। तो आप सभी लोग जो है, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे लोग हमारी वॉइस को सुन पा रहे हैं, उन सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग एटलीस्ट आप जो है कम से कम जो है 5 प्लांट जो है आप सभी लोग अपने आसपास के एरिया में प्लांट करिए, ठीक है, सभी लोग, जिससे हमारी जो अर्थ है वो वापस से जो है ग्लोबल वार्मिंग से बच सके, ठीक है। नहीं तो आने वाले समय में क्या होगा बेटा, जो हमारी ओजोन लेयर है वो पूरी डिप्लीटेट हो जाएगी, और ओजोन लेयर एक बार डिप्लीटेट हो गई तो हमारे मल्टीपल प्रकार की डिजीजेस होना शुरू हो जाएंगी। जैसे आपको पता है कि आज के समय में जो कैंसर हो रहा है, जो स्किन कैंसर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सनरेज हो रहा है। तो अगर हम सबको इन बहुत खतरनाक बीमारियों से बचना है तो हमको प्लांटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो हमको रेस्पिरेटरी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए और ज्यादा प्लांट लगाना है। तो सभी लोग एटलीस्ट 5 प्लांट आप सभी लोग लगाइए। क्लियर होगी बात। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करूंगा मैं, टॉपिक पे आते हैं बेटा। लिखा हुआ है नाइट के समय में, रात में क्या होता है, ठीक है। अगर मैं रात को बोलूं, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर केवल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, विच इज अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट, जो कि मेजर एक्टिविटी। अच्छा, पहले के समय में एक बहुत बढ़िया कहानी आती थी, चलो मैं बताता हूँ कहानी, ठीक है। कहानी ये होती थी, हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे, ठीक है, वो हमको एक कहानी सुनाया करते थे। उस कहानी में हम लोग ये समझते थे, हमको ये बताते थे, हमें पहले हम भी छोटे थे तो हमको भी बताई गई कि जो है रात में बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर रात में चुड़ैल आती है। क्या आती है? चुड़ैल। अच्छा भाई, हम जब छोटे होते हैं तो हम डर गए, अब मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं जैसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक कर गया वो क्वेश्चन कि चुड़ैल कैसे रहती है, ठीक है। जब वो स्ट्राइक करा, फिर मैंने एक दिन जो है फोटोसिंथेसिस पढ़ी, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ा। जब रेस्पिरेशन पढ़ा तो मैंने ये एक लॉजिक निकाला, मुझे ये समझ में आया कि दिन के समय में ऑक्सीजन निकल रहा है और रात के समय में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। तो दिन के समय में अगर पेड़ के नीचे बैठ रहे हो तो ऑक्सीजन मिलेगी, और रात के समय में अगर पेड़ के नीचे मिलेगी तो क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और आप बीमार पड़ोगे। और पता चला चुड़ैल आई, तुम्हारे ऊपर बैठ गई और तुमको बीमार कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, जो बाकी के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा सही करेक्ट फॉर्म में बताएंगे। अच्छा, इसके पीछे का रीजन भी हुआ करता था, ठीक है। जो पहले के लोग जो है बेटा, वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे उस समय में, बस सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। तो उस समय क्या करते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे तो वो लोग क्या करते थे, जो हमारी साइंटिफिक स्टडी थी उसको धर्म से जोड़ते थे, ठीक है। और जब हम लोग धर्म से जोड़ते हैं किसी भी बात को तो सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोल दिया चुड़ैल लग रही तो कोई नहीं लेट रहा है रात के समय में। क्लियर होगी बात। आप लोग ने एक और चीज देखी होगी, जब हम लोग कभी कोई नदी पार करते थे, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मदर जो लोग होती थी वो लोग सिक्के निकाल करके हमारे सर के ऊपर से 7 बार ऐसे नचा करके उस नदी में डाल देती थी, है ना। ये इसलिए करती थी कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई नजर लगी हो या कोई अलाय बलाय हो, है ना, या कोई भूत हमारे ऊपर चढ़ा हो तो वो जो है हमारे सिक्के से लग करके निकल जाएगी, ठीक है, नदी में चला जाएगा। अब हम आपको बता दें इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो जब आप हमारे थोड़ा सा पहले के समय में जाएंगे तो उस समय जो हमारे कॉइन्स हुआ करते थे वो बेटा कॉपर के बने हुए होते थे। किसके बने होते थे? कॉपर के। जब कॉपर हम लोग जो है उतार करके डालते थे नदी में तो वो कॉपर आयन रिलीज करता था, और वो कॉपर आयन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि पहले के समय में जो पानी था वो नदियों से ही पिया जाता था, तो इस वजह से डाला जाता था। लेकिन वो ट्रेंड आज भी चला आ रहा है। तो अब के समय में आप सभी लोग जो है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो कॉइन है, जो हमारे स्टील से बने हुए कॉइन है, उसको बिल्कुल भी हम लोग जो है नदी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वाटर को प्योर नहीं, वो इम्प्योर कर रहा है, वो वाटर पॉल्यूट कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज समझिएगा। चलिए, ये स्लाइड तो मैं आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है बेटा।
जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं बेटा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। ठीक है, अभी मैंने प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी बातें कर ली, अब हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल विच आर फाउंड इन लैंड, मतलब ऐसे एनिमल्स जो हमारे लैंड में पाए जा रहे हैं। देखिए वो क्या होता है, टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं, कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। अब जो एक्वेटिक एनिमल है, अब कहेंगे सर व्हाट इज एक्वेटिक एनिमल, तो हमेशा याद रखिएगा कहीं पर भी वर्ड लिख करके आ जाए, क्या आ जाए? एक्वा। क्या लिखे? एक्वा। तो क्या समझेंगे? एक्वा मीन्स वाटर। क्या होता है? वाटर होता है। क्लियर होगी बात? समझ में आया? फिर आगे आइए, वाटर टेक्स ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। क्या करते हैं जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में, द ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इनसाइड वाटर, जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स। और वो क्या करते हैं? डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब डिसॉल्व, भाई फॉर्मूला क्या होता है वाटर का यार, जल्दी बताओ? H2O। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या है? वाटर में डिसॉल्व स्टेट में, और उसी ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं। ऑक्सीजन कंटेंट इज लो इन वाटर, ये बात याद रखिएगा। मतलब जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो वाटर में लो होता है, देयरफॉर दे ब्रीथ फास्टर। इसीलिए जो उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा हम आपसे पूछ ले, चलिए बताइए हमारे ह्यूमन की जो ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? ह्यूमन ब्रीथिंग रेट। ठीक है, सभी लोग जो है इसको जो है कमेंट में आंसर लिखिएगा। वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन वीडियो पहले जहां तक मेरी वीडियो देख लीजिएगा यहां तक, तो तुरंत पॉज करिएगा। अगर आपको पता है तो पहले कमेंट करिएगा, फिर आप हमारा वीडियो आगे देखिएगा। तो जो ब्रीथिंग रेट होता है बेटा, वो हमारा कितना होता है बेटा? 16 to 17 टाइम्स। ठीक है, लेकिन एक और बात, लेकिन ये हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है। लेकिन जब आप दौड़ करके आते हैं, भाग करके आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, उस समय में हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है? हाई हो जाता है। क्लियर होगी बात? तो यहां पर ब्रीथिंग रेट फास्टर होगा क्योंकि ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अब मैं बात करूंगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जो है बिल्कुल मतलब स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। ठीक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाथ। ठीक है, मतलब जो एयर है कैसे कैसे पास होती है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में आती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का मतलब ये, ठीक है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, मतलब एक जोड़े हमारे नथुने पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी क्या होती है? एयर एंटर्स करती है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर किस में जाती है? नेजल कैविटी, मतलब ये जो अंदर वाली जो खाली जगह है, कैविटी का मतलब खाली जगह, तो किस में जाएगी? नेजल कैविटी। फिर ट्रैकिया में, विंड पाइप में, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वोलाई। ठीक है, हमने बताया था एल्वोलाई में क्या होती है बेटा? साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज यहीं पर होते हैं। गैसेस एक्सचेंज यहीं पर होंगे। क्लियर होगी बात? तो साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है? हमारी एल्वोलाई है। तो अब सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। अब इसमें कुछ चीजें और बताते हैं। हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स में क्या पाए जाते हैं? तो बेटा पाई जाती है नेजल म्यूकोसा। क्या पाया जाता है बेटा? नेजल म्यूकोसा। कहीं पर भी वर्ड लिख करके आ जाए म्यूकोसा, क्या लिख कर आ जाए बेटा? म्यूकोसा। तो जब कभी भी म्यूकोसा की हम लोग बात करें तो म्यूकोसा सेक्रेट करता है बेटा क्या? म्यूकस। क्या सेक्रेट करेगा? म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है बेटा? चिपचिपा पदार्थ। और आप सभी को पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं वो कितनी अच्छी है। ठीक है, कुछ तो अच्छी है, लेकिन जब आप थोड़ा सा मोहल्ले के अंदर से किसी के निकल जाइए या फिर कहीं थोड़ा सा गांव वाले एरिया से निकलिए तो वहां पर बहुत डस्ट होती है। अगर ये डस्ट पार्टिकल्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चले गए तो ये भी मल्टीपल डिजीज कॉज कर देंगे। तो भगवान ने जो हमको बना करके भेजा बहुत अद्वितीय है, मतलब जो बना करके भेज दिया वैसे तो कभी बन ही नहीं सकता। क्लियर होगी बात? कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, मतलब जो भगवान ने बना के भेजा वो कभी नहीं बनेगा। तो वही चीज यहां पर है, ये जो म्यूकस होता है भगवान ने समझा था, पहले ही से वो जानते थे कि भाई डस्ट होगा। ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाकर के डैमेज कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया? नेजल म्यूकोसा दे दिया। कहते जितनी भी एयर में डस्ट पार्टिकल होगी वो नेजल म्यूकोसा से चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? चिपक जाएगी और फ्रेश एयर हमारी अंदर जाएगी। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में रिंग्स देखिए। फिर नेजल कैविटी में जाता है, नेजल कैविटी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एल्वोलाई। क्लियर होगी बात? अब देखिएगा यहां पर लिखा हुआ बेटा, यहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या लिखा हुआ है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट एंश्योर दैट द ट्रैकिया, ठीक है, डज नॉट
कोलैप्स। नोट द वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारी विंड पाइप होती है यहाँ पर दिखेगा, मैं थोड़ा बताता हूँ। ट्रैकिया ये है आ रही ट्रैकिया, यहाँ से डिवाइड होगी इस तरह से, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहां पर क्या होता है बेटा, इस तरह से कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इस तरह से, ठीक है। अच्छा यहां पर हम बात करें ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है, तो मैं बात करूं बेटा जो कार्टिलेज, कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया कार्टिलेज, चलो मैं लिख के बता दे रहा हूं, ये हमारा कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट है। और जो कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं बेटा, इनका काम क्या होता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, ये हमारी क्या होती है, सॉफ्ट बोन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सॉफ्ट बोन। मतलब ये बोन तो नहीं होती, लेकिन ये बोन की तरह होती है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारी ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब होती है पहली चीज, तो जब इससे एयर जाएगी तब तो ये ट्यूब पूरी फुली होगी। अगर ये कार्टिलेज की रिंग नहीं प्रेजेंट होगी तो ट्यूब आपस में पिचक सकती है, मतलब कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। तो उस कोलैप्सिंग से बचाने के लिए क्या होता है बेटा, कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है, जिससे हमारी जो ट्यूब है वो कभी भी पिचकती नहीं, मतलब आपस में इस तरह से पिचकेगी नहीं, वो हमेशा इस तरह से रिंग फॉर्म में ही रहेगी। क्लियर होगी बात? तो डज नॉट कोलैप्स। पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग, तो आप बताएंगे सर इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। क्लियर होगी बात? फिर कहां प्रेजेंट हो, अब लंग्स की मैं बात करूं, है ना, थोड़ा सा लंग्स की, तो लंग्स कहां प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी होती है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, जो हमारे नेक के नीचे स्टार्ट होती है और डायफ्राम के ऊपर खत्म हो जाती है। डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक कैविटी। और ये कैसा होता है, जो थोरैसिक कैविटी होती है ये एयर टाइट होती है। कैसी होती है बेटा? एयर टाइट, मतलब इसके अंदर में एयर नहीं जाता। क्लियर हो गई बात? फिर मैंने बताया थोड़ी सी और बात। अब लंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ, दे आर स्पंजी। कैसे होते हैं बेटा? स्पंजी होते हैं, मतलब थोड़ा स्पंज की तरह होते हैं। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब जो बढ़ घट सकते हैं, ठीक है भाई। आपको पता है रेस्पायर करते हो, क्या हुआ, हमारा जो लंग्स है वो क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ा और फिर छोड़ा तो लंग्स अंदर गया, इसका मतलब वो इलास्टिक है भाई, अपनी स्टेट पे वापस आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोंकाई, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियो, इसके अंदर में नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना ही दूं थोड़ा सा, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में यहाँ पर क्या पाया जाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। और यहीं पर हमारे क्या होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एंड एल्वोलाई रिफर्स टू द, सॉरी यहाँ फिगर नहीं लिखा हुआ है, एल्वोलाई है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, फिगर पेज नंबर 104 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप लोग देख भी सकते हो इस चीज को। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा बेटा, रेस्पिरेशन अकर इन 2 फेजेस। रेस्पिरेशन भी हमने बताया 2 फेजेस में होता है बेटा, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो एक्सटर्नल में क्या होता है, ब्रीथिंग होता है, विच इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ब्रीथिंग में हमारी 2 प्रोसेस होती है, एक इनहेलेशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, एक्सहेलेशन होता है। क्लियर होगी बात? फिर मैंने बताया उसके अंदर में जो इंटरनल प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी बेटा, वो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, मतलब जो हमारे सेल्स रेस्पायर करेंगे। क्लियर होगी बात? फिर नेक्स्ट देखेंगे बेटा, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एयर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक्सहेल ऑफ एयर। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट देखिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत जरूरी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो मैं बात करूंगा ये भी किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है। कैसे होता है, एज द बॉडी साइज इज लार्ज, एनिमल्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर में तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। एज द साइज ऑफ बॉडी इज लार्ज, मतलब बॉडी जब एनिमल्स की बड़ी होती है तो डिफ्यूजन अलोन इज नॉट एनफ, मतलब केवल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी जरूरी होते हैं, जैसे मैंने बताया प्लांट्स में क्लोरोफिल। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज हेमोग्लोबिन, कौन सा है बेटा, हेमोग्लोबिन है, विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पसेस, ठीक है। अच्छा हेमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। अब मैं पूछूं हमारा हेमोग्लोबिन की वजह से रेड क्यों होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है आयरन Fe, और जब Fe ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या देता है बेटा, रेड कलर देता है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यही क्या करता है, हमारा एक जगह से दूसरी जगह हमारे गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस को लेकर के जाता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मैंने बताया ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन। और अगर हम आपसे बात करें एक मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, है ना, मतलब बात करूं मैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो होता है
वो जो होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन कर सकता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ, बहुत सारी चीजें तुमको जो है बुक्स में नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैं बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कंबाइन कर सकता है। इट हैज वेरी, मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है, तुम लोग पीते ही हो कार्बोनेटेड वाटर जिसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हो। सो इट गेट्स डिसॉल्व्स इन ब्लड एंड इज दस ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, ये जो है ट्रांसपोर्ट हो सकती है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्लियर होगी बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी बात? यहां पर देखिएगा कुछ चीजें और मैं बताता हूं थोड़ा सा डिटेल। अब ये डायग्राम है और डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमने तुमको बता दिया नेजल कैविटी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तब समझ आएगा। यहां पर हमने तुमको बता दिया दिस इज अवर नेजल कैविटी, ये हमारे नॉस्ट्रिल्स हो गए, ये हमारी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी के बाद में यहाँ पर फेरिंग्स है, फेरिंग्स के पास में एपिग्लॉटिस पाई जाती है, और एपिग्लॉटिस क्या करती है बेटा, एयर को और मतलब विंड पाइप को और फूड पाइप को सेपरेट करती है। हम लोग बोलते हैं कि खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली में होता क्या है, हमारी कुछ 2 पाइप होती है इस तरह से। ठीक है, एक हमारी होती है बेटा ओइसोफेगस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, और एक हमारी क्या होती है, ट्रेकिया। ठीक है, अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर एक फ्लैप पाया जाता है, इस फ्लैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, EPIGLO, एपिग्लॉटिस। ठीक है, TIS, सॉरी, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हो तो जो हमारी एपिग्लॉटिस है ये ट्रैकिया को बंद कर देती है। ठीक है, विंड पाइप को बंद कर देती है, तो फूड जो है हमारा एसोफेगस में आ जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। लेकिन जब आप कभी भी खाना खाते समय बोलते हो तो ये क्या होता है भाई, हमारी विंड पाइप से क्या निकलती है, एयर निकलेगी। जब एयर निकलेगी तो धोखे से ये एसोफेगस अगर बंद हो गया तो खाना ट्रैकिया में आ जाता है। जैसे ही ट्रैकिया में आता है तो आपको बहुत जोर से खांसी आती है एकदम करके। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय जो है आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखो हमारी ट्रैकिया है। क्लियर होगी बात? ये हमारे राइट मेन ब्रोंकस है, यहाँ से देखिए 2 पार्ट में ब्रेक हो गए हमारे, तो ये राइट ब्रोंकस हो गया, ये लेफ्ट ब्रोंकस हो गया, ये हमारा राइट लंग हो गया, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा डायफ्राम हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ और बातें मैं बताता हूं जो इसमें नहीं लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो यहां पर हमारी एक मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, यहां पर ये वाली मेम्ब्रेन देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे से। ठीक है, ये हमारी एक लंग्स देख रही है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है ये इसको प्रिवेंट करती है बेटा मैकेनिकल डैमेज से। किससे बचाती है, मैकेनिकल डैमेज। समझ दैट कि हमारी बॉडी के अंदर में कोई भी जो है बैक्टीरिया चली गई तो वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट क्या होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन। और जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये डबल वॉल्ड होती है। कैसी होती है बेटा, डबल वॉल्ड होती है। डबल वॉल का मतलब क्या होता है, इसमें 2 वॉल्स पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बता दे रहा हूं। और इस वॉल के अंदर क्या होता है बेटा, एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा, एक फ्लूइड भरा होता है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है बेटा, ये क्या करता है, जब हमारा लंग्स लगातार जो है, लगातार जब आप इस तरह सांस लेते हो तो लंग्स हमारा बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। तो जब लगातार मूवमेंट होगा तो वहां पर हमारा एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। और जब फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा तो वहां पर हीट एनर्जी डेवलप होगी। तो उस फ्रिक्शनलेस मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। तो ये क्या करता है बेटा, जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसका फंक्शन होता है रेड्यूस फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा, रेड्यूस फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? अब उसके नीचे आप एक और चीज देख रहे हैं, सर ये डायफ्राम है, इसका काम क्या होता है, सर क्या काम होता है डायफ्राम का? तो डायफ्राम क्या होता है बेटा, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो ये डायफ्राम जो होता है ये हमारा सेपरेट करता है किसको, ये ऊपर वाली थोरैसिक कैविटी है, मतलब ये वाली थोरैसिक कैविटी हो गई। ठीक है, और जो नीचे वाली होगी वो एब्डोमिनल कैविटी हो गई। कौन सी हो गई, एब्डो का मतलब क्या हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गई। ठीक, पहला काम कि ये सेपरेट कर रहा है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। दूसरा क्या करता है बेटा, ये जो हमारा डायफ्राम होता है ये लंग्स को क्या करता है, लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने का काम करता है।
क्लियर होगी बात? जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन में। आप सांस लीजिए, क्लियर होगी बात? ऐसा लग रहा है कोई चीज ऊपर की ओर खिंचती है, तो वो जो खिंचती क्या है, वो शिफ्ट अपवर्ड होता है, क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिससे हमारे लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर फीड हो सके। क्लियर होगी बात? आई होप आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिब्स की मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो है आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 12 के सिलेबस में है, तो वो भी हम आपको जो है आपको फर्दर क्लासेस में बताऊंगा जब आप क्लास 11th में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट अवर रेस्पिरेशन, है ना। आप सभी को मैंने जो है रेस्पिरेशन के बहुत बेसिक से उठा करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ में कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।